पिछले वीडियो में हमने मोनोपॉलिस्ट के लिए लाभ अधिकतमीकरण किया, उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लाभ अधिकतमीकरण को एक ग्राफ में भी देख लें और उससे कुछ सीखें, है ना। हमारा मान लीजिए डिमांड कर्व ये है, ए माइनस बी क्यू। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए माइनस बी क्यू ही हो, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा था तो उसको ए माइनस बी क्यू, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम एक जनरल ग्राफ भी ले सकते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन की जगह कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ले लें। इसके बाद हमें इससे एक मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। ये हमारा डिमांड हो गया, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह हम एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व ले लें। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें मार्जिनल कॉस्ट हमेशा 2 था, तो एक फ्लैट लाइन आएगा। बट हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ भी हो सकता है, तो हम एक मार्जिनल कॉस्ट ऐसा वाला लें। ठीक है, यहाँ पे हमारा Q है, कभी कभी इसे हम Y से भी डिनोट कर रहे होते हैं। तो हमने प्राप्त किया था पिछले वाले वीडियो में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए MR इज इक्वल टू MC का होना आवश्यक है। तो MR इज इक्वल टू MC कहाँ पे हो रहा है? इस क्वांटिटी पे MR इज इक्वल टू MC हो रहा है। अब हमें क्वांटिटी तो यहाँ से मिल गई, है ना, जहाँ पे इक्वेट हो रहा है वहाँ पे हमें Q स्टार मिल जा रहा है। अब हमें प्राइस निकालना है कि मोनोपॉलिस्ट का प्राइस मार्केट में क्या होगा। वो हम कैसे निकालेंगे? तो प्राइस और क्वांटिटी का जो संबंध एक मार्केट में मिल रहा है वो जो है सो डिमांड कर्व से मिल रहा है ना, मांग वाले वक्र से मिल रहा है। तो Q स्टार पे प्राइस क्या होना चाहिए? क्योंकि Q स्टार पे देखें कितना प्राइस है, प्राइस हो जाएगा ये P स्टार। ये गलती ना करें, यहां से इसको P स्टार ना मान लें, ये गलत हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे क्योंकि हमने निकाला है पहले भी आपको, MR इज इक्वल टू P1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन, जहां पे ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। तो MR जो है हमेशा ऑप्टिमल बिंदु पे प्राइस से कम होता है, तो प्राइस हमेशा उससे ज्यादा होता है, ये याद रखने के लिए जरूरी है। तो यहां ऐसे लाइन बना करके इस बिंदु को ना ले लें, वो गलत हो जाएगा। Q स्टार पे देखना है कि डिमांड कर्व क्या कहता है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है Q स्टार के साथ प्राइस का, और वो हमें मिलता है P स्टार। कैसे लेंगे? Q स्टार पे हम देखेंगे, जाएंगे, देखेंगे कि डिमांड किस प्राइस की तरफ इंगित कर रहा है, किस प्राइस को बता रहा है, तो उससे हम P स्टार निकाल लेंगे। जैसे हमने पुराना जो एग्जाम्पल लिया था, MR इज इक्वल टू MC जो है, A वहां पे हमारा जो कर्व था, अगर आप याद करें तो कर्व जो था P इज इक्वल टू 10 माइनस Q, है ना। तो हमारा कुल राजस्व जो था वो Q मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस Q था, और मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत राजस्व जो था वो 10 माइनस 2Q था। तो 10 माइनस 2Q और MC हर जगह पे 2 था, तो यहां से हमने निकाल लिया 2Q इज इक्वल टू 8 एंड Q इज इक्वल टू 4। सो हमारा Q स्टार 4 है। जब एक बार हमने Q स्टार निकाल लिया तो इसमें हम लोग डिमांड कर्व में इसे ले जाएंगे, और यहां से P स्टार जो है 10 माइनस Q स्टार 10 माइनस 4 6 के बराबर आ जाएगा। ऐसे हमारा क्वांटिटी हमें मिलेगा। तो आइए कुछ और चीजों को समझें, ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, एक सिंपल सा डिमांड कर्व, उसका ये डिमांड कर्व हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। और अब इसमें हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रॉफिट जो है P स्टार Q स्टार, जैसे ही Q स्टार डिटरमिन हो गया, पहले हम क्या लिखते थे,
पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में कुल राजस्व जो है सो P मल्टीप्लाइड बाई Q स्टार है, सिंपली क्योंकि P बदल नहीं रहा होता है, यहाँ Q के साथ P भी बदल रहा होता है, तो P स्टार माइनस Q स्टार माइनस CQ स्टार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q स्टार को कॉमन ले लें, वहां पे हमें मिल जाएगा P स्टार माइनस CQ स्टार डिवाइडेड बाई Q स्टार। और ये जो है सो Q स्टार, P स्टार और ये क्या है, एवरेज कॉस्ट है। कहने का मतलब कि प्राइस जो है उस बिंदु पे एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट 0 से कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर P स्टार एवरेज कॉस्ट Q स्टार से ज्यादा नहीं है तो ये Q स्टार से ज्यादा अच्छा है 0 प्रोड्यूस करना, है ना। पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी शट डाउन की, कब फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, कब फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस ग्राफ में देख लें कि हमारा Q स्टार ये आ रहा है और हमारा P स्टार जो है, हमारा P स्टार ये आ रहा है, P स्टार। अब हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व को कि मिनिमम पॉइंट पे सबसे न्यूनतम बिंदु पे नीचे की तरफ से काटते हुए आता है। तो हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह से हो। तो ये जो केस है इसमें देखेंगे कि प्राइस जो है एवरेज, ये एवरेज कॉस्ट वाला कर्व हो गया, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट Q स्टार से ज़्यादा है, तो ये मोनोपोलिस्ट इतना प्रॉफिट कमा लेगा। बट दूसरा भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको एक कर देते हैं ना, कि एक अगर फर्म ऐसा है, दूसरा केस मान लेते हैं कि इसका एवरेज कॉस्ट जो है वो कुछ ऐसा है। अगर एवरेज कॉस्ट मान लीजिए इसको पर्पल कलर से दें, एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसा आ रहा है, एवरेज कॉस्ट 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऐसा फर्म रहे तो एवरेज कॉस्ट जो है ना, वो प्राइस से ज़्यादा आ रहा है, एवरेज कॉस्ट 2। तो इस केस में AC1 के केस में प्रोडक्शन होगा, फर्म प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अगर AC2 जैसा केस है, इसको डीप कर दें कलर थोड़ा, AC2 जैसा कॉस्ट है तो AC2 तो P स्टार से ज़्यादा आ रहा है, फर्म को फायदा इसमें, क्योंकि क्या है, टोटल रेवेन्यू जो है आपको इस आयत से मिलेगा, है ना, ये आयत। और जबकि इसमें टोटल कॉस्ट जो है ये आपका ये बड़ा वाला आयत हो जाएगा। तो प्रोड्यूस करने का कोई फायदा ही नहीं है और प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हमने MR इज इक्वल टू MC तो निकाला है, बट एक और कंडीशन है कि इस कंडीशन से जो हमें Q स्टार मिलता है, इस Q स्टार को जो हम डिमांड कर्व में यूज करके P स्टार निकालते हैं, वो P स्टार एवरेज कॉस्ट से Q स्टार के एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी Q स्टार प्रोड्यूस करने में फ़ायदा है। नहीं, अगर ये सही नहीं है तो अच्छा है कि ये फर्म कुछ ना प्रोड्यूस करे, कुछ ना बाजार में बेचे, क्योंकि कुछ नहीं कमाना, कुछ नहीं लाभ कमाना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत की लॉस करना, है ना। तो ये इस चीज़ को एक ध्यान में देने की ज़रूरत है। दूसरे चीज़ को हम ध्यान में देते हैं वो है, फिर से हम बना लें डायग्राम। पहला वाला डायग्राम काफ़ी गंदा हो गया है, दूसरा एक डायग्राम बना लें, है ना। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये हमारा जो है ऐसे हम स्ट्रेट लाइन जैसा डिमांड कर्व दे रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन जैसा ही हो। और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, और यहाँ से हमें Q स्टार निकल गया और इसको ऊपर ले जा करके P स्टार निकल गया, है ना। अब देखते हैं कि Q स्टार से क्यों Q स्टार पे मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। दो चीज़ कंसीडर करेंगे कि हम Q स्टार से प्रोडक्शन बढ़ा करके Q स्टार +1 कर देते हैं तो क्या होता है, और दूसरा Q स्टार से घटा करके Q स्टार -1 कर देते हैं तो हमारे लाभ में क्या अंतर आता है। तो जब प्रोडक्शन Q स्टार से Q स्टार 1 होता है तो देखते हैं कि एक बढ़ाने से
हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो आता है एक और बढ़ाने से जो कॉस्ट में परिवर्तन आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, वो हमें इस ऊंचाई का मिल रहा होता है। और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कुछ इस ऊंचाई का मिल रहा होता है। मतलब गेन जो है, गेन जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू से, सीमांत राजस्व से बता सकते हैं, और लॉस जो है उसको मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत से बता सकते हैं। देखने को मिलता है कि लॉस जो है वो गेन से ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये अच्छी बात नहीं है कि क्यू स्टार से बढ़ा करके क्यू स्टार 1 पे प्रोडक्शन ले जाया जाए, है ना। दूसरा हम देखते हैं कि अगर एक यूनिट कम कर दें तो क्या होता है। इस केस में इसको हम पर्पल कलर से देखेंगे। हमारा जो एक कम, ये जो है हमारा इतना हमारा लॉस है जो कि हमारा लागत जो है, और हमारा जो गेन है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। क्लियरली यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है। इसका मतलब क्यू स्टार प्लस -1 से अगर हम क्यू की तरफ बढ़ते तो हमारा एमआर इतना गेन आ जाता, और जबकि हमारा कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कम लगता। तो अच्छी बात है क्यू -1 से क्यू स्टार की तरफ जाएं, और इसी वजह से क्यू स्टार पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो ये बात को समझने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात इसी क्रम में आगे समझें कि ये एक बड़ा ही यहाँ पे एक अजीब सी चीज है ना। इसको P मान लें, ये Q मान लें, ये D है, ये MR है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है, और हमारा प्रोडक्शन Q स्टार और ये P स्टार पे हो रहा है, और यहाँ P बढ़ रहा है। अगर, और ये जो है इसको हम लिख लें QC, है ना। Q कॉम्पिटिटिव से भी हम बात कर सकते हैं कि Q कॉम्पिटिटिव जैसा है, बट अभी मान लीजिए QC जस्ट नाम है, क्यों नाम है ऐसा। अगर Q स्टार से Q स्टार +1 जा रहे हैं तो कोई पे जो है ना, डिमांड कर्व जो है, मांग वक्र जो है, मांग वक्र, वो विलिंगनेस टू पे बताता है। विलिंगनेस टू पे, कितना आप पे करने को तैयार हैं। तो जो पे करने को तैयार हैं वो तो ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। जितना खर्च आ रहा है सोसाइटी में बनाने के लिए, उससे ज्यादा कोई आदमी विलिंग है पे करने के लिए। फिर भी ये मोनोपॉलिस्ट ये यूनिट नहीं बेचेगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि लीगल कारण से या किसी कारण से ये जो एकाधिकार वाला फर्म है एक ही प्राइस पे सारे यूनिट्स को बेच रहा है। अभी जो डिस्कशन है बाद में इसको हम रिलैक्स करेंगे कि क्या होगा जब मोनोपॉलिस्ट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट लोगों को सामान बेच पाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा करना इलीगल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे जहां पे ऐसा किया जा सकता है, और वहां पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे कि प्राइस में विभिन्नता होगी डिफरेंट लोगों के लिए। बट यहां जब प्राइस में विभिन्नता नहीं है, कोई 10 रुपए पे करने को तैयार है एग्जाम्पल के लिए कहें तो, और बनाने में 7 रुपए ही लगता है। सो अगर मोनोपॉलिस्ट ये बना करके इस आदमी को बेचा होता जो 10 रुपए बेचने को तैयार है, तो समाज को 3 रुपए का नेट नफा सरप्लस होता। लेकिन ऐसी सारी ट्रांजैक्शन मोनोपॉलिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बेचने के लिए उसको अपना प्राइस घटाना पड़ेगा पर यूनिट, और पर यूनिट प्राइस हर यूनिट के लिए घट जाएगा, तो उसका इनफैक्ट लाभ घट जा रहा है। इस वजह से वो क्यू स्टार पर ही बेचेगा। सो अगर हम ध्यान दें, ये त्रिभुज पे ध्यान दें, ये वाला यहाँ पे कोई जरूरी नहीं हमेशा त्रिभुज ही हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से बनाया गया है, ये क्यू स्टार से QC तक ऐसा सिचुएशन है कि मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा या बराबर कोई पे करने को तैयार है, और फिर भी मोनोपॉलिस्ट ये सामान मार्केट में बेच नहीं रहा है। तो ये एक तरह से हमने पहले भी बात की थी डेडवेट लॉस की। ये डेडवेट लॉस होगा जिसको यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के ट्रायंगल से बताया है। इसको हम लिख सकते हैं डेड वेट लॉस, है ना। डेड वेट लॉस को हिंदी में मृत भार घाटा भी कह सकते हैं, है ना। मृत भार घाटा, ये सोसाइटी को नुकसान हो रहा है ना। तो एक तरह से हम देखें कि
हमने पुराने वीडियो में बात की थी कि जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो हमारे पास कोई डेडवेट लॉस नहीं है, मार्केट में कोई इंटरफेरेंस नहीं है और एक तरह का डेडवेट, किसी भी तरह का डेडवेट लॉस नहीं है। बट मोनोपोली में ये लॉस हो रहा है, ये समाज के लिए घाटे की बात है। क्योंकि मोनोपोलिस्ट अपने फायदे से कंसर्न करता है, समाज के फायदे या नुकसान से नहीं कंसर्न करता है, तो समाज को इसमें थोड़ा घाटा देखने को मिल रहा है। इसी चीज को एक बार और अच्छे से देखें, यहाँ पे ग्राफ बना ले, यहाँ पे कहिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व है फर्म का, और अभी मैं तुरंत बात करूंगा कि मैं सप्लाई कर्व की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, कहिए ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है फर्म का जो कि मोनोपोलिस्ट है, और ये मार्केट डिमांड कर्व है ना, ये मार्केट डिमांड कर्व है, इसको डिमांड से लिख लें, डी से बता दें कि ये मार्केट डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व क्या बता रहा है, ये जो है वैल्यू टू बायर्स है ना, जो कंज्यूमर है उनको क्या वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पे कह सकते हैं कॉस्ट टू मोनोपोलिस्ट। यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू टू बायर जो बायर को मिल रहा है वो कॉस्ट मोनोपोलिस्ट को जो लग रहा है उससे ज्यादा है। इस जोन में क्या हो रहा है, दूसरा ये जोन देख लें, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है वैल्यू से। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है सोसाइटी के लिए कि सबसे इतनी क्वांटिटी बेची जाए, है ना, ताकि समाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बट मोनोपोलिस्ट ये करना नहीं चाहता है, इतना बेचने के लिए उसे प्राइस कम करना पड़ेगा, वो प्राइस बढ़ा करके ही, प्राइस बढ़ाने से भी उसका फायदा बढ़ सकता है, उसका लाभ बढ़ सकता है, और हमने देखा कुछ ऐसे वो इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पे मृतभार घाटा, डेडवेट लॉस मिल जाता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।